डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स में एक नई यूनिट के पहले टॉपिक द्रव्यमान केंद्र के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने द्रव्यमान क्या होता है तथा द्विकण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि एक निकाय जिसमें अत्यधिक संख्या में कण हैं उसका द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक कण है, एक पिंड है और उस पिंड में अत्यधिक संख्या में कण मौजूद है। तो मान लीजिए कोई पिंड या कण तंत्र है जिसमें n कण हो और उन n कणों में से हम कोई एक i कण लेते हैं जिसका द्रव्यमान हमने लिया है mi। तो अत्यधिक कणों में से एक कण को हमने निश्चित कर लिया i कण, जहां पर 1 से लेके n संख्या में कण मौजूद है। उस i में कण का स्थिति सदिश हमने मान लिया ri है। जैसे कि ये n द्रव्यमान, कुल m द्रव्यमान का एक पिंड है, इसमें अत्यधिक संख्या में कण मौजूद है। उसमें से हमने ये एक कण लिया है जिसका स्थिति सदिश है r1 वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष। साथ ही हमने ये मान लिया कि इस संपूर्ण पिंड का एक द्रव्यमान केंद्र है, एक काल्पनिक बिंदु है C, जहां पर इस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। इस C पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहा है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष RCM वेक्टर है और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष iवें कण का स्थिति सदिश है RCI। हमारे पास ये तीन पैरामीटर्स हैं, RCM वेक्टर, R1 वेक्टर, RI वेक्टर और RCI वेक्टर। इन तीनों को लेके हम ये पता करते हैं कि इस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा या उसकी स्थिति क्या होगी। तो अब हमने इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश Ri लिया है, उस Ri स्थिति सदिश का मान हम इस त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं। इन तीनों में अर्थात इन तीनों स्थिति सदिशों में एक संबंध बना सकते हैं। जो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है, सदिशों का त्रिभुज, उसमें हम सदिश नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए O से जब हम चलेंगे C तक, C से हम चल रहे हैं I वे कण तक, तो हम O से सीधे I वे कण तक भी पहुँच सकते हैं। जैसे हम एरो को देखकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो RCM वेक्टर प्लस RCI वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली यही होना चाहिए, RI वेक्टर। तो RI वेक्टर इज इक्वल टू RCM वेक्टर प्लस RCI वेक्टर। ये त्रिभुज नियम से हमने पता कर लिया। अब ये जो समीकरण है अपने पास, इस समीकरण को हम mi से गुणा करेंगे दोनों तरफ और गुणा करने के पश्चात सभी कणों के लिए समेशन कर देंगे। तो हमने सबसे पहले दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ mi से मल्टीप्लाई किया। उसके लिए i इज इक्वल टू 1 to n तक समेशन कर दिया। समेशन करने के पश्चात ये समीकरण कुछ इस तरह से बदल गई। अब हम ये जानते हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु है जिसके सापेक्ष, उस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड के समस्त संघटक कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है समीकरण का ये जो पार्ट है MI RCI, ये इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस i वे पिंड का
द्रव्यमान आघूर्ण है। आए वहाँ जो कण है हमारे पास, इस आए हुए कण का जो द्रव्यमान आघूर्ण है वो है mi मल्टीप्लाइड बाई आर सी आई वैक्टर। अब इसको हमने i इक्वल टू 1 से लेकर n तक समेशन किया है। इसका अर्थ है कि इस c के सापेक्ष समस्त कणों का द्रव्यमान आघूर्ण ये टर्म बता रही है। ये टर्म इस पिंड के समस्त कणों का द्रव्यमान आघूर्ण प्रदर्शित कर रही है। किसके सापेक्ष? c के सापेक्ष। इसका मान 0 होना चाहिए। यदि ये c द्रव्यमान केंद्र है तो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi rci वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, अन्यथा c द्रव्यमान केंद्र नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टर्म को हम 0 कर देंगे। mi rci को जब हम ओपन करेंगे समेशन को तो होगा m1 rc1 वेक्टर पहले कण के लिए, m2 rc2 वेक्टर दूसरे कण के लिए, m3 rc3 वेक्टर तीसरे कण के लिए। ये पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये दूसरे कण का द्रव्यमान आघूर्ण है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। इस तरह से तीसरे का, इस तरह से आगे चलते जाएंगे, n कणों तक हम पहुंचे। तो ये सभी क्या होना, इन सभी का योग क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तब जाके हम इस c को द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। तो ये समीकरण हमें c के परितः समस्त कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का सदिश योग प्रदान कर रहा है, जो कि 0 होना चाहिए। अब यदि ये 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri वेक्टर इज इक्वल टू mi rcm वेक्टर बच गया। इस समीकरण में ये वाली टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ ये वाली टर्म बची। ये वाली टर्म बचते ही हम RCM को, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि C तो फिक्स है, C की पोजीशन तो फिक्स है, इसका अर्थ है कि ये जो स्थिति सदिश है ये फिक्स है, इसको समेशन से बाहर लिया जा सकता है। समेशन से बाहर ले लिया, यहाँ पर सिर्फ बचा समेशन i इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर। तो ये है द्रव्यमानों का योग। सिर्फ mi वेक्टर यहाँ पर है तो i का मान हम 1 रखेंगे, प्लस i का मान 2 रखेंगे, प्लस i का मान 3 रखेंगे, प्लस i का मान 4 रखेंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये जो टर्म है समेशन i इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर नहीं है यहाँ एक्चुअली, तो ये हमें देगा m1 प्लस m2 प्लस m3, अर्थात पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान। तो इस संपूर्ण द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं कैपिटल M, जो कि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, कैपिटल M। तो ये मान जब हमने कैपिटल M लिखा तो इसे मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रहा है RCM वेक्टर, तो ये हो जाएगा M RCM वेक्टर। RCM है मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, जिसका कि मान हमें पता करना है। हम ये चाहते हैं कि इस बहुकणीय तंत्र का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है। कहाँ पर होने का अर्थ है कि उसका स्थिति सदिश क्या है। तो MRCM वेक्टर हमें RHS में मिल गया। LHS में हमारे पास समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर तो है ही। यहाँ से हम RCM वेक्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि होगी समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ दिस, और समेशन ऑफ दिस की वैल्यू है m। तो RCM की वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ mi ri वेक्टर अपॉन कैपिटल M। तो ये जो समीकरण है इसकी सहायता से हम बहुत सारे कणों से बने हुए एक निकाय की द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब यदि आईवा जो कण था हमारे पास उसके निर्देशांक xi, yi और zi है, तो
अब ये तो स्थिति सदिश की बात थी आर आई वेक्टर, तो आर आई वेक्टर जो है उसमें निर्देशांक मौजूद है, जिसको हम इस प्रकार से यदि लिखें कि आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप, तो उसी प्रकार से हम आर सी एम को भी लिख सकते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में, जो कि होगा एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। तो इन वैल्यूज़ को हम समीकरण इस ऊपर वाली समीकरण में पुट करेंगे, तो ये मान आएगा एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इज इक्वल टू समीशन एम आई, और आर आई की जगह पे हमने पुट कर दी ये वाली समीकरण। नीचे तो कैपिटल एम या समीशन एम आई है ही, जो कि संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान है। तुलना करेंगे, एक्स सी एम लेंगे तब इधर भी एक्स वाली टर्म को लिया जाएगा, y लेंगे तब y वाली टर्म को लिया जाएगा, और z लेंगे तब z वाली टर्म को लिया जाएगा। तो XCM की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ MIXI अपॉन समेशन MI। इसका अर्थ है कि M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस 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 MNXN अपॉन में हो जाएगा पहले कण का द्रव्यमान प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान प्लस तीसरे का प्लस n में कण का द्रव्यमान। तो XCM की वैल्यू हमें मिलेगी ये, YCM की वैल्यू हमें मिलेगी ये, और ZCM की वैल्यू हमें मिलेगी ये सब प्लेस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें बहुकणीय निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक प्राप्त हो गए। यहाँ पर तो हमें मिली थी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, यहाँ पर हमने जब इसे ओपन किया तो निर्देशांकों के रूप में हमें द्रव्यमान केंद्र के तीनों निर्देशांक पता लग गए। अब एक्चुअली क्या होता है कि एक दृढ़ पिंड में अत्यधिक संख्या में कण होते हैं। अत्यधिक संख्या में कण होने के कारण हम प्रत्येक के निर्देशांकों का निर्धारण नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि पहले कण के निर्देशांक फिर दूसरे के फिर तीसरे के निर्देशांक का पता कर पाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो समीकरण है ये हमारे किसी काम की नहीं है। यदि हमारे पास एक बड़ा पिंड है तो फिर आसानी कैसे रहेगी? हमें इस चीज़ को आसान बनाने के लिए क्या करना होगा कि पिंड के जो पिंड का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसको हम छोटे छोटे द्रव्यमान अल्पांशों में डिवाइड कर देंगे, और वो जो द्रव्यमान अल्पांश है वो इतना छोटा लेंगे कि टेंस टू ज़ीरो, जैसे कि डेल्टा एम आई टेंस टू ज़ीरो। तो क्या करेंगे, प्रत्येक कण को अलग अलग डिवाइड करने के बजाय हम उस संपूर्ण पिंड को छोटे छोटे द्रव्यमान अल्पांशों में बांट देंगे। द्रव्यमान अल्पांश कुछ इस तरह से होंगे कि डेल्टा एम टेंस टू ज़ीरो, अत्यधिक छोटा। और यदि हम ऐसा करें डेल्टा एम आई टेंस टू ज़ीरो, तो समेशन की जगह पर समाकलन के चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। तो समीकरण थी अपने पास ये वाली, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई वैक्टर अपॉन एम। यहाँ पर जो एम आई है ये तो है नंबर्स m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इसकी जगह पर हम लेंगे डेल्टा एम आई, एक अल्पांश लेंगे। तो ये हमने ले लिया डेल्टा एम आई। डेल्टा एम आई जब हमने लिया है तो उसे इस प्रकार लिया है कि लिमिट डेल्टा एम आई टेंस टू ज़ीरो है। ये अत्यधिक छोटा अल्पांश है। तो जब हम डेल्टा एम आई टेंस टू ज़ीरो लेंगे तो समेशन को इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। 1/m जो कि कांस्टेंट है, पूरी बॉडी का द्रव्यमान है, पूरे पिंड का द्रव्यमान है, तो उसे बाहर ले सकते हैं और समेशन को हम बदल सकते हैं इंटीग्रेशन में। आर वेक्टर तो ऑलरेडी मौजूद है, आर आई वेक्टर तो डेल्टा एम अब बदल चुका है डी एम। ये समाकलन जो है वो डी एम के सापेक्ष होगा। अब अलग अलग निर्देशांकों के रूप में अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं।
एक्स सी एम हो जाएगा 1/m, एक्स डी एम आर आई की जगह, वाई सी एम होगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, और जेड सी एम होगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। तो इस प्रकार से हम इस दुविधा से बच सकते हैं कि हम प्रत्येक कण के निर्देशांक कैसे लिखें। तो निर्देशांकों को नोट करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि पूरे द्रव्यमान को ही छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर लें। तो इस प्रकार से हम एक बहुकणीय निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि यदि हम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकालना चाहें तो उसके लिए ये समीकरण होगी, RCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI वेक्टर अपॉन कैपिटल M। और यदि निर्देशांकों के रूप में निकालना चाहें तो ये समीकरण होगी। और दोनों ही स्थितियां जो कि दुष्कर हैं, तो उसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि पिंड को ही छोटे छोटे द्रव्यमान अल्पांशों में डिवाइड कर लिया और उसके पश्चात हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कर ली, जिसके लिए कि हम इस समीकरण का उपयोग करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में।